आखिर क्यों इंडिया का छोटा भीम चाइना में कुछ ऐसा दिखता है? कैसे एक एक्सीडेंट ने डोरेमोन को क्रिएट किया और कैसे एक एडवर्टीजमेंट ने डेटॉल कंपनी को बर्बाद होने से बचाया? ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। इंडिया का छोटा भीम चाइना में कुछ ऐसा दिखता है। 2016 तक छोटा भीम इंडिया में तो काफी पॉपुलर हो गया था, लेकिन चाइना जैसी कंट्रीज में ये लॉन्च नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसमें हिंदी डायलॉग्स थे। साथ में इन डायलॉग्स में इंडियन कल्चरल रेफरेंसेस थे जो वेस्टर्न ऑडियंस ट्रांसलेशन के बाद भी समझ नहीं पाती। लेकिन फिर मेकर्स ने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी कि 6 से 11 साल के बच्चे तो डायलॉग्स वाले शोज पसंद करते थे, लेकिन प्री स्कूलर्स यानी 2 से 5 साल के बच्चे सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस वाले शोज देखना चाहते थे बिना किसी डायलॉग्स के। इसीलिए मेकर्स ने नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप करके 9 साल के भीम को 1 साल के टॉडलर में ट्रांसफॉर्म कर दिया और ऐसे ही लॉन्च हुआ माइटी लिटिल भीम। 0 डायलॉग्स होने के कारण लैंग्वेज बैरियर खत्म हो गया और ये शो ग्लोबली एक्सेसिबल बन गया। लेकिन इन्होंने बड़ी ही स्मार्टली इंडियन एलिमेंट्स जैसे ट्रेडिशनल कपड़े, बिंदी और लड्डू को हटाया नहीं ताकि ये शो बाकी वेस्टर्न शो से डिफरेंट लगे। लेकिन शो की बाकी थीम्स यूनिवर्सल थी, जैसे टॉडलर की शैतानियां और माँ बच्चे की बॉन्डिंग, जिस कारण ग्लोबल ऑडियंस इससे इजीली रिलेट कर पा रही थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक ही साल में इंडिया के बाहर 2.5 करोड़ घरों में इस शो को देखा गया और बॉस बेबी के बाद ये पूरी दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर किड्स शो बन गया। डोरेमोन की कहानी गलती से बन गई थी। 1969 में फूजी नाम के एक जापानीज राइटर अपनी नई मांगा सीरीज के लिए आइडियाज ढूंढ रहे थे, लेकिन राइटर्स ब्लॉक के कारण वो नए आइडियाज नहीं सोच पा रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि काश उनके पास एक ऐसा रोबोट होता जो उन्हें आइडियाज दे सकता। उसी दिन घर पे उनका पैर उनकी बेटी के रोली पोली टॉय से टकरा गया और सरप्राइजिंगली उसी दिन उन्होंने अपने नेबरहुड में कैट्स को फाइट करते हुए सुना। इन तीनों चीजों को कंबाइन करके उन्होंने एक नया कैरेक्टर बना डाला। उन्होंने बनाया एक ऐसा रोबोट जो कैट जैसा दिखता था और उसकी फिजिक रोली पोली टॉय जैसी राउंडेड थी। जापानीज में स्ट्रे कैट को डोरा निको कहते हैं, इसीलिए इस कैरेक्टर का नाम पड़ा डोरेमोन। लेकिन यही नाम एक जापानीज स्वीट डोरा याकी से भी मिलता है, इसीलिए स्टोरी में यही स्वीट डोरेमोन की फेवरेट दिखाई गई है। स्टोरी के टारगेट ऑडियंस थे ऐसे बच्चे जो 4th ग्रेड या उसके आसपास के ग्रेड्स वाले हों, इसीलिए उन्होंने एक 4th ग्रेडर को ही शो का हीरो बनाया और उसका नाम रखा नोबिता। उस समय जापान में एक 4th ग्रेड स्टूडेंट की एवरेज हाइट थी 129.3 सेंटीमीटर्स, इसीलिए उन्होंने डोरेमोन के पूरे कैरेक्टर को इसी नंबर के अराउंड बनाया। जैसे डोरेमोन की हाइट 129.3 सेंटीमीटर्स थी, वेट 129.3 किलोग्राम्स था, पावर आउटपुट 129.3 हॉर्स पावर का था और इवन उसके सर का सरकमफेरेंस भी 129.3 सेंटीमीटर्स था। फाइनली डोरेमोन के गैजेट्स बनाने के लिए फूजी ने कॉमन लोगों की प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को ऑब्जर्व किया और फिर ऐसे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स इमेजिन किए जो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही तैयार हुई कहानी डोरेमोन। डेटॉल कंपनी बर्बाद होने से बच गई ये ऐड बनाने की वजह से। आज के टाइम पे भारत में जब भी किसी इंसान को चोट लगती है तो वो उस चोट पर हमेशा डेटॉल को ही लगाता है। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले डेटॉल को कंपटीशन देने के लिए आ गया था मार्केट में सेवलॉन। डेटॉल को जब चोट पर लगाते थे तब वो बहुत ही ज्यादा जलता था, लेकिन सेवलॉन को चोट पर लगाने पर बहुत ही अच्छा लगता था और वो पैकेजिंग और सस्ता होने में भी डेटॉल से आगे था। इसी वजह से हर इंसान को सेवलॉन पसंद आ रहा था और डेटॉल की सेल कम होती जा रही थी। इसे देखकर डेटॉल के कॉम्पिटिटर्स ने भी अपने एंटीसेप्टिक लिक्विड को भी ऐसा बनाना शुरू कर दिया जो कि चोट पर लगाने पर जले ना, और वो काम भी डेटॉल के जितना ही करते थे। लेकिन फिर डेटॉल वालों ने इन सभी को बर्बाद करने के लिए एक तरीका सोचा। वो जानते थे कि भारत में हर इंसान का मानना है कि दवाई तो कड़वी होती है और जो दवाई जितनी ज्यादा कड़वी होती है उतनी ज्यादा सेहत के लिए अच्छी होती है। इसलिए उन्होंने एक ऐड निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा डेटॉल जलता है क्योंकि काम करता है, यानी कि जलेगा तो चलेगा। लोगों ने फिर उल्टे तरीके सोचना शुरू कर दिया और सोचा कि सेवलॉन जैसे लिक्विड जलते नहीं है तो काम भी नहीं करते और डेटॉल की सल